नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। जैसा कि मैं आपको सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ, राइट, फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो यू आर रेडी विद योर फॉर्मूलाज। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट द pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH एक्वा सॉल्यूशन विल बी। आपको एक मोलरिटी गिवन है 0.01 मोलर NaOH। आपको पता है pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। आपको ये भी पता है pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। अब NaOH से आप क्या निकाल सकते हो? NaOH क्या होता है? NaOH अगर डिसोशिएट भी हुआ तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये 0.01 और ये भी 0.01 हो जाएगा और ये 0.01 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0.01 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितने? 0.01। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप सभी इसको ट्राई करिए। मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ। ऑप्शन दे रखे हैं pH के लिए 9, 7.01, 2 और 12। क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? एकदम से इजी सा कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। फॉर्मूलेज मैंने आपको बताई दिए, pH प्लस POH इक्वल टू 14, या आप कह सकते हैं pH प्लस POH इक्वल टू pKw। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आप सभी ने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 0.01 मोलर होगी, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻² मोलर। मैंने आपको बताया NaOH को कैसे हम लिखेंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन इसकी और उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन Na पॉजिटिव की। तो क्योंकि हमें Na पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें रिकॉर्ड करना है क्या, हमें ये जो नीट PYQs हैं आप देखेंगे उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है आपको, वो कितनी हमने देख ली, 0.01 मोलर। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लिया पावर में, तो 10⁻⁻² मोलर। POH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। जब हमने माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की जगह रखा 10⁻², तो लॉग की क्वालिटी होती है, पावर्स कहाँ जाती हैं, आगे। ये चीजें ध्यान रखनी, लॉग में क्वालिटी क्या है, पावर्स कहाँ जाती हैं, आगे। तो ये हो जाएगा -2 आगे, तो ये बन जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो POH की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, प्लस का 2। तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH कितना 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 12। तो pH कितना आ गया आपका 12। तो आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर यू रेडी? चलिए लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। Question is saying that which of the following cannot act both as Bronsted acid and Bronsted base? Bronsted acid is that acid which can accept H, which can donate H positive, and Bronsted base is that base which can accept H positive, which can accept H positive. So tell me, based on H positive, which can act both as Bronsted acid and Bronsted base? Tell me the answer. HSO4 negative. It can accept H positive, it will become H2SO4. It can donate H positive, so it will become SO42 negative. It can accept H positive, it can become CO3 negative. It can reduce H positive or remove H positive in itself. So SCO3 negative, H positive देखो यहाँ पे accept हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, remove हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ है, जब H2CO3 बन जाएगा फिर ये। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा CO3 नेगेटिव। सिमिलरली आप अमोनिया को कन्वर्ट कर सकते हो NH4 पॉजिटिव में, और HCl ऐसा नहीं करेगा, HCl ऐसा नहीं करेगा। अमोनिया को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, अगर NH4 पॉजिटिव में अगर वो H पॉजिटिव ले लेता है तो, और अगर दे देता है तो ये बन जाएगा क्या, NH2 नेगेटिव। ठीक है, अगर माइनस H, अगर प्लस H पॉजिटिव हो जाता है तो ये माइनस हो जाता है, तो ये तीनों ऑप्शन A B C इस काम को कर सकते हैं। अब आता है ऑप्शन डी। वेरी गुड आंसर, ऑप्शन डी परफेक्ट। HCl क्या करेगा, HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब H पॉजिटिव तो दे रहा है, बट क्या ये HCl H पॉजिटिव ले सकता है, क्या ये H2Cl बन सकता है, नहीं। So that is not possible. So option D is the correct answer. Let's move to the question number 2. Let's see the solution. HCl cannot express, मतलब hydrogen chloride cannot accept H positive proton, therefore cannot act as Bronsted base. Is it clear everyone?
I hope this is clear. So can we move to the next question? Are you ready? So let's see the next question number 3. देखो पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से. क्वेश्चन कह रहा है कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR. ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब है जो H पॉजिटिव डोनर हो, तो ये देगा आपको H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और HF क्या देगा H पॉजिटिव और F नेगेटिव. तो इनके ब्रोंस्टेड बेस क्या हुए, एक तो हुआ OH नेगेटिव और एक क्या हुआ F नेगेटिव. लेट्स सी द सॉल्यूशन. OH नेगेटिव H2F गलत, OH नेगेटिव F नेगेटिव गलत, OH नेगेटिव F नेगेटिव सही, H3 पॉजिटिव H2F पॉजिटिव गलत. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. यस. What is the answer? You know very well, in case of bronsted acid and bases, we will get the conjugate acid base pair. So reply in the chat box. Are you getting the answer? This is very simple, right? So if we have an acid, it will convert into H positive and A negative. So suppose this is a weak acid. So you will get, this is the proton, but this is the conjugate base of this particular acid. Conjugate base. Very good answer, option C. Let's move to the next question. First of all, let's see the solution. When a proton is removed from an acid, we obtain its conjugate base. So H2O से proton remove करने पे मिल गया H positive, OH negative, and HF से proton remove करने पे मिल गया H positive, F negative. So what is the correct answer? Option C. Perfect, everyone. Good job. Let's see who will answer this question number 4 quickly. Question number 4 is saying that ionization constant of ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is a base, so definitely we can write the ionization constant in terms of Kb, right? Ionization constant of ammonium hydroxide is 1.77. मतलब Kb आपको गिवन है कितना, at 298 Kelvin. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपको KH बताना है. तो KH और KB के बीच में एक रिलेशनशिप है, जरा वो रिलेशनशिप कौन बताएगा मुझे? लेट्स वेट फॉर यू, लेट्स वेट फॉर यू सम टाइम. कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KH एंड KB? यस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KH एंड KB? It is very simple, everyone. The options are given to you. So answer is option D. Ammonium chloride is a salt of weak ammonium chloride की हम बात कर रहे हैं NH4Cl. So definitely ये होगा आपका NH4OH. तो जो बेस है वो है NH4OH, और जो यहाँ पर एसिड लिया होगा मान लीजिए HCl लिया है. तो एक वीक बेस हो गया एक स्ट्रॉन्ग एसिड का. ये क्या है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है. कौन? अमोनियम क्लोराइड. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है KH का, वो होता है KW/KB. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का, उसका फॉर्मूला होता है KW/KB. तो KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पर. इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14, और KB की वैल्यू गिवन है 1.77 इंटू 10⁻⁻5. तो सॉल्व करने पर आंसर आ गया 5.65 इंटू 10⁻10. तो व्हाट विल बी द आंसर? 5.65 इंटू 10⁻10. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5. ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5? यस एवरीवन, क्विक. What is the correct relationship between pHs of आइसोमोलर, मतलब जिनकी सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, सेम मोलरिटी आप ऐसे मानिए, ऑफ सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O, pH 1, सोडियम सल्फाइड मतलब Na2S, pH 2, सोडियम सैलिनाइड मतलब Na2Se, pH 3, सोडियम टेलोराइड मतलब Na2T, pH 3, pH 4. क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द pHs. तो आप देख सकते हैं रिलेशनशिप दी हुई है कि किसका pH ज्यादा है और किसका pH कम है.
हमें एक बात पता है, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, राइट, सो ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड एंड सोडियम टेलुराइड दे रखे हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी क्या है, सेम है, तो अब आंसर की तरफ देखते हैं। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड एंड सोडियम टेलुराइड आर H2O, H2S, H2SC एंड H2T रेस्पेक्टिवली। जब आप मान लीजिए सोडियम सल्फाइड को किसमें, सोडियम ऑक्साइड को H2O में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये बना लेता है Na, बट ये बना लेता है Na2O। जब H2O में Na2S कर लेते हैं, जब Na2S H2O में जाता है तो ये बना लेता है H2S प्लस Na2O। ठीक है, मतलब एक बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या दे रहा है आपको, एक एसिड प्लस ऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फाइड है, ये क्या है, सल्फाइड। सॉल्यूशन फाउंड फ्रॉम आइसोमोलर सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड एंड सोडियम टेलुराइड आर H2O, H2S, H2SC एंड H2T रेस्पेक्टिवली। क्योंकि हमें पता है जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या हो रहा है, OS, SC, टेलोरियम, पोलोनियम एटसेट्रा, साइज इंक्रीजेस। अगर साइज इंक्रीज है तो डेफिनेटली H और OH का बॉन्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लगेगी और H को रिलीज करना इजी होता जाएगा डाउन द ग्रुप। लाइक दिस। सो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T, फ्रॉम H2O टू H2T, thus pH decreases, क्योंकि pH is inversely related to Ka and inversely related to acidic strength. Very good answer everyone. So pH का जो करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा pH1, क्योंकि H2O एसिडिक अगर होगा सबसे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसका pK क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, pH2, pH3 and then at the last pH4. Are you ready for the next question? So for this question number 5, the answer is correct, option A, pH1, then pH2, then pH3, then pH4. What will be the answer for question number 6? Yes, tell me everyone, what should be the answer for question number 6? Which one of the following orders of acidic strength is correct? And the order is this. वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑर्गेनिक, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक, सारी चीजें लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिजिकल का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट। वेरी सिंपल, कौन सा ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट होगा। देखो, मैं एक आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। जब भी आपको देखना है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो आप पहले उसके H पॉजिटिव रिलीज करिए, उससे बनेगा एक अनायन। अगर उस अनायन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी हुई तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इस एसिड की स्ट्रेंथ को क्या कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इस एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन Ka की क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड। क्योंकि Ka, देखो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम Ka होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा और जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम Ka होगा। तो Ka इनवर्सली रिलेटेड है किससे, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन से। आप ये भी लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज, बट किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पर डिपेंड कर रही है जो वो रिलीज कर रहा है, मतलब कॉन्जुगेट बेस पर। अब आता है, जैसे मैंने RCOOH लिया, मैंने RCOO नेगेटिव बनाया, ये इधर गया, ये इधर गया, कॉन्जुगेशन आ गया, स्टेबिलिटी तो हो रहा है। जब मैंने HOH लिया तो यहां पर वाटर के लोन पेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं लेना, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ना विड्रॉइंग, ना कुछ। जब मैंने ROH लिया तो ये तो हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी
ROH से H रिलीज करा जाता है तो एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव बनता है, जो कि ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर R के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है CH111CH। अगर मैं CH111CH की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, CH111CH, तो यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से देखा जाता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में एसिडिक नेचर। जहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा कार्बन का, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% होता है और ये अच्छा खासा क्या है, फिर 50% एस कैरेक्टर सब में ज्यादा है sp, sp2 और sp3 में, तो डेफिनेटली क्या होगा? एसिडिक होगा नेचर में। अब बात आती है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है, RCOO सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखो उसने ऑप्शंस किस तरीके से बनाए हैं, मतलब आप एक ऑप्शन को देख के एलिमिनेट नहीं कर सकते। और सबसे कम जो एसिडिक होगा वो होगा CH111CH एल्केन, तो वो अब इन दो ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन ए और डी तो गए। सबसे कम ये हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। अब उसके बाद ROH और HOH में से कौन ज्यादा स्टेबल है? HOH ज्यादा स्टेबल है, ROH कम स्टेबल है, तो ROH कम एसिडिक होगा और HOH ज्यादा एसिडिक होगा। तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा, मैच कर जाएगा सी। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन सी। कैसे मैच कर रहा है आंसर? ऑप्शन सी। वेरी गुड ट्राई एवरीवन, गुड जॉब, कीप इट अप। इसी टाइप से ट्राई करते रहिए सो दैट यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, एंड मैं भी आपको क्रॉस चेक कर सकूं। कह रहा है हाइयर इज द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, मतलब जितनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होगा, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, उतना एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। दस द करेक्ट ऑर्डर इज RCOOH, देन HOH, देन ROH, देन CH111CH। CH111CH एंड इनका जो ऑर्डर है एसिडिक ऑर्डर, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। जो इनके कॉन्जुगेट आयन बनेंगी, जैसे इसका बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन RCO नेगेटिव, इसका बनेगा H नेगेटिव, HO नेगेटिव, सॉरी HO नेगेटिव, इसको यहीं पे लिख देते हैं, ये बन गया OH नेगेटिव। फिर RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन, और फिर आपका बन गया CH111CH का कॉन्जुगेट बेस CH111C नेगेटिव। क्लियर? तो हमें कॉन्जुगेट बेस मतलब अनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको क्लियर होगा। 7 एकदम इजी क्वेश्चन है उसी की तरह। कह रहा है इन HS नेगेटिव, I नेगेटिव, RNS2 एंड NS3 ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, प्रोटॉन जल्दी से जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा? ये बात तो क्लियर है, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बताइए प्रोटॉन को जल्दी से जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा? ये H नेगेटिव जब इसने प्रोटॉन लिया, ये बन गया H2S। I नेगेटिव ने प्रोटॉन लिया, वो बन गया HI। RNH2 ने प्रोटॉन लिया, ये बन गया RNH3। और NH3 ने प्रोटॉन लिया, ये बन गया NH4 पॉजिटिव। अब बताइए किसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी? ऑर्डर भी आपको दे रखा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? क्विकली आपको दिख ही रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस हैज हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस एंड हैज द ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ प्रोटॉन इज दिस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? RNH2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी सबसे अच्छी है, क्योंकि ये जल्दी से लॉन पेयर को अवेलेबल करा रहा है, क्योंकि R का इफेक्ट भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने बहुत जल्दी से H पॉजिटिव को लिया और कन्वर्ट हो गया RNH3 पॉजिटिव में। NH3 की उससे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉन पेयर तो अवेलेबल पर कोई अफेक्ट नहीं लग रहा है। नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर के कंपैरिजन में लॉन पेयर जल्दी अवेलेबल होंगे एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, राइट? और वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा, वो किस बात पे? देखो ये NH3 है और ये S पे नेगेटिव है, I पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी। किस पे भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी। तो NH3 का लॉन पेयर उसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे, फिर S का नेगेटिव और फिर I का नेगेटिव। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा किसका? देखो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस हैज हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस है, मतलब यहाँ ऐसे आपकी बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, और हैज द ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ प्रोटॉन इज दिस। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन? मतलब उसने पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब NaOH का जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 ग्राम पर मोल
भाई 40 होगा, 23 इसका, 16 इसका, 1 इसका। उसका 4 ग्राम उसने डिसॉल्व किया है, एटॉमिक वेट भी उसने दिया है, 1000 ml में डिसॉल्व किया है। तो व्हाट इज द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन? अगर हमें मोलरिटी पता लग जाए तो क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर आपको मोलरिटी पता लग जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन से आप H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये आपकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, 10 की पावर -10, 10 की पावर -4, 10 की पावर -1 एंड 10 raised to the power -13। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एवरीवन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? टेल मी, what is the H positive ion concentration of a solution? What is the H positive ion concentration of solution were prepared by dissolving 4 ग्राम of NaOH, जिसका एटॉमिक वेट आपको सोडियम का दिया हुआ 23 AMU in 1000 ml? Yes. So the correct answer for this particular question is this, option D. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमने कैलकुलेट किए 4/40 गिवन मास में मोलर मास करके, दैट इज 0.1 मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH हमें पता होता है 40 ग्राम पर मोल होता है, 40 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव कितने आ गए? 0.1, क्योंकि NaOH जैसे डिसोशिएट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि Na पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। ये 0.1 आए हैं तो ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा। अगर इस तरीके से डिसोशिएट हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होता है N/V। कितने में डिसोशिएट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.1, वॉल्यूम कितनी? 1 लीटर। तो 0.1/1 मतलब 0.1 मोल पर लीटर उसकी क्या आ गई? कॉन्सेंट्रेशन। मोलरिटी आ गई, वही तो मैं बोल रहा था, मोलरिटी कैलकुलेट कर लो। हमें एक बात क्लियर सी पता है, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की है तो हमें एक बात पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते तो 10 की पावर -14 आता है। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन उसने दे दी कितनी? 0.1 मोलर। और H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर ओनली 10, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -13। क्या आ जाएगा? 10 की पावर -13, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या है? 10 की पावर -1। जब उसको करेंगे हम सॉल्व तो वो पावर ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो गई 14 -1 कितना आ जाएगा? 13, वो भी किसका? माइनस का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी आ गई? 10 की पावर -13। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल मैच कर गया है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर यू रेडी? क्विकली रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 9? यस, I hope you are ready. Yes, no? So you can see here the question number 9. What is the pH value of a 10 molar solution of HCl? कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। एक HCl आपको दे रखा है जो कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी 10 मोलर। बोल रहा है pH बता दो। pH का फॉर्मूला होता है -log(H पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये 10 मोलर है तो ये भी 10 मोलर ही बनेगा, ये भी 10 मोलर ही बनेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो pH का मतलब -log(10) और log10 की वैल्यू 1 मतलब pH की वैल्यू -1। ऐसा क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? क्या हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो क्या आंसर लेस देन 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 या इक्वल टू 2 आ सकता है? बताइए क्या आंसर इसका होना चाहिए? यस। तो आंसर इसका जो मैच करेगा वो आप देखेंगे। मोलरिटी आपको दे रखी है 10 मोलर। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो HCl आपको दे रखा है 10, H पॉजिटिव कितना हो जाएगा? 10 प्लस Cl नेगेटिव। सो फॉर एवरी मोल ऑफ HCl देयर इज 1 H पॉजिटिव एंड देयरफॉर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो किसकी हो जाएगी? HCl की। और H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो pH क्या हो गया? -log(H पॉजिटिव मतलब -log(10) मतलब -1। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज लेस देन 0। करेक्ट आंसर इज लेस देन 0, जो हमने सॉल्व किया था वही आपका आंसर आया। जैसा कि मैंने बताया था HCl क्या होता है? HCl को ब्रेक डाउन कर दो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको 10 मोलर, ये भी क्या है? 10, ये भी क्या है? 10। अब अगर हमें पता है pH अगर हमें निकालना है तो pH होता है -log(H पॉजिटिव। उसकी वैल्यू रखिए, H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी?
एच पॉजिटिव वैल्यू 10 माइनस लॉग 10 कितना होता है 1, तो आंसर कितना गया -1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी? देखो अब सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आ गया, तो सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशंस और एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आयनिक इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं और आ रहे हैं, आप देख चुके हैं। पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अप्रोच देखिए किस तरीके से लगानी है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूं। कह रहा है सॉल्युबिलिटी पता लगाइए निकल हाइड्रोक्साइड की NiOH होल ट्वाइस, जो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव इन 0.1 मोलर NaOH। इसको मिला दिया गया है 0.1 मोलर NaOH में। 0.1 given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10⁻⁻15। आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है आपको 10⁻⁻15 इंटू में 2, किसका? NiOH होल ट्वाइस का। तो चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्विकली बताइए। कैन यू टेल मी क्विकली व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? एकदम इजी है। NiOH होल ट्वाइस मैंने ब्रेक करके दिखाया है, NaOH का आप ब्रेक कर सकते हैं, वो आ जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसकी दे रखी 0.1 मोलर। चलिए कैलकुलेट करते हैं आंसर। NiOH होल ट्वाइस को हम लिख सकते हैं Ni2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली हमने S और इसकी 2S। NaOH क्या होता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो टोटल OH नेगेटिव हो कितना गया? 2S तो आ गया यहाँ से, प्लस में ये कितना दे रखा है NaOH उसने दे रखा है 0.1 मोलर। तो अगर NaOH ये 0.1 मोलर है तो इसका मतलब ये भी Na पॉजिटिव 0.1 हुआ और ये भी कितना हुआ 0.1, मतलब 2S प्लस 0.1 ये कितना आ गया 0.1 नियरली, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा लो है। सॉल्युबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा लो। 2S नियर अबाउट 0.1 इक्वल टू 0.1 बिकॉज 2S प्लस 0.1 नियरली इक्वल टू 0.1 बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज वेरी वेरी लो। आयनिक प्रोडक्ट जो होगा इसका वो क्या होगा? Ni2 पॉजिटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई विद OH नेगेटिव का स्क्वायर, यही तो होगा आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, मतलब आयंस का प्रोडक्ट, सीधा सा है 2 इंटू 10⁻⁻15, Ni2 पॉजिटिव वैल्यू S और OH नेगेटिव वैल्यू 0.1, ये आ गई का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा S इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻13। पूछा हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस, जो कि हम क्या लेके चले थे S, तो वो कितने आ गई है 2 इंटू 10⁻⁻13 मोलर, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻13। तो ऑप्शन डी इज मैचिंग हियर। यस आई एवरीवन, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इज 9, ठीक है। pH जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और वो कह रहा है कि pH जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैं आपको देता हूं कितना 9। तो pH ठीक है जो उसने दे दिया 9। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं पहले CaOH होल ट्वाइस, फिर हम कहाँ अटक जाते हैं वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद आया Ca2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, CaOH होल ट्वाइस की S, इसकी S और इसकी क्या हो गई 2S। अगर मैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना चाहूँ CaCO होल थ्राइस KCaOH होल ट्वाइस, KCaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अगर मुझे ये बताना है KSP किसका CaOH होल ट्वाइस का KSP बताना है, तो अगर मैं इसका KSP लिखना चाहूँ, चलिए KSP की टर्म में लिख लेते हैं KSP, तो वो क्या होगा CaOH होल ट्वाइस का सीधा सीधा S और इंटू में 2S का स्क्वायर, तो कितना हो गया S इंटू 4S स्क्वायर, मतलब 4S क्यूब,
ठीक है, ये बताना KSP। पीएच दे रखा है, पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। कितना दे रखा है 9। अगर पीएच प्लस पीओएच पता होता कितना होता है 14, तो पीओएच क्या हो गया 14 माइनस पीएच, मतलब 14, पीओएच क्या हो गया 14 माइनस 9 मतलब 5। पीओएच कितना आ गया 5। और पीओएच होता कितना है, पीओएच होता कितना है क्विकली बताइए। माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। पीओएच की वैल्यू आ गई, OH नेगेटिव की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 2 मोल्स के लिए 2s है, तो एक के लिए कितनी हो जाएगी S। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर यू विल गेट। तो ये आंसर जो दे रखे हैं 0.5 इंटू टेन पावर माइनस 15, 0.25 इंटू टेन पावर माइनस 10, 0.125 इंटू टेन पावर माइनस 15 और 0.5 इंटू टेन पावर माइनस 10। तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन वो देख सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस गिव्स Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। पीएच की वैल्यू अगर 9 है तो पीएच हमने पीओएच यहां से कैलकुलेट कर लिया 14 माइनस 9, तो पीओएच आ गया हमारा 5। मतलब OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस 5। Ca2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो उसका हाफ है। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये 2 है तो ये 1 है, ये 4 है तो ये 2 है। तो KSP आप वहां से निकाल सकते हैं, या जो मैंने मेथड दिया था उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों मेथड ही अच्छे हैं। Ca2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 5 बाई 2। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर भी होना, KSP जब लिखेंगे तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की क्या आएगा, तो 10 की पावर माइनस इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, मतलब 10 की पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, और 2 का क्या हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको एकदम से क्या होगा क्लियर होगा। यस, सो इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं कि KSP किस तरीके से लगाना है, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या लगाऊं, पीके का फॉर्मूला क्या लगाऊं, कैसे मैं के को कैलकुलेट करूं, कैसे मैं पीके भी कैलकुलेट करूं, किस तरीके से मैं केबी को समझ सकता हूं, किस तरीके से मैं पीएच स्केल को समझूंगा, किस तरीके से वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। तो यही तो आपके होते हैं कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले एंड देन अप्रोच। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या कहना है कि सॉल्युबिलिटी BaSO4 की वाटर में आपको दे रखी है 2.42 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर एट 298 केल्विन। द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मोलर मास आपको दे रखा है। ठीक है, बी जो SO4 है इसकी मान ली हमने S सॉल्युबिलिटी, इसकी हमारी क्या हो जाएगी फिर KSP क्या होता है सॉल्युबिलिटी इसकी मल्टीप्लाई विद सॉल्युबिलिटी इसकी, इसकी तो एक ही आएगी S इंटू S, मतलब क्या बन गया S स्क्वायर। मतलब वैल्यू ऑफ हमें KSP निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा S की वैल्यू दे रखी है उसने 2.42 2.42 इंटू नेक्स्ट पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शंस मैच करेंगे, आपको मैं आंसर सॉल्यूशन के साथ दिखाता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इज गिवन 2.42 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। S जो होगा ये दे रखी है हमें सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में, हमने क्या किया इसको मोल पर लीटर में चेंज कर दिया। कैसे मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि क्यों किया मोल पर लीटर में चेंज, क्योंकि ऑप्शंस में दिया हुआ है मोल पर लीटर में, तो इसीलिए ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज किया गया है। और मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए हमने इसको क्या किया, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले दे रखी थी वो ग्राम पर लीटर में, अगर ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करना है तो उसके मोलर मास से हमने डिवाइड कर दिया, तो यूनिट बन चुकी है मोल पर लीटर। क्या बन गया मोल पर लीटर, मतलब S की वैल्यू क्या आ गई 2.42 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 233। आपका आंसर क्या आ जाता है 1.038 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। ये आ गया आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4। KSP का फॉर्मूला होता है S स्क्वायर, तो 1.038 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर था, और फिर आंसर आया 1.08 इंटू 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स।
1.08 इंटू 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सॉरी फॉर दैट 10⁻⁻10 है, राइट, 10⁻⁻10। ओके, मोल स्क्वायर लीटर माइनस स्क्वायर 10⁻⁻10, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होना चाहिए। काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहना है कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, आपको पता है बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे होता है? ये होता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। नाइट्रेशन कर दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। कह रहा है कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड H2SO4 एंड HNO3, मतलब इनको बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कह रहा है इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर, तो क्या होगा? अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 का ऐड कर दिया जाएगा तो रेट ऑफ नाइट्रेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आप मुझे बताइए। KHSO4 बहुत क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा K पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। अगर ये K पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो कह रहा है इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर, तो क्या होगा? रेट ऑफ नाइट्रेशन डिक्रीज करेगा। क्यों? रीजन आप यहां पर देखेंगे, स्लो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल स्लो होगा। देखिए रीजन 13 का ऑप्शन बी होगा। 13 का ऑप्शन क्या होगा? बी, मतलब स्लोअर। मतलब द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 विल प्रोवाइड K पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव आयन। इट विल डिक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ H2SO4। HSO4 नेगेटिव आयन स्पीड से बनने लगेंगे, इसका ज्यादा होगा क्या? K1, दैट रिजल्ट्स इन लेसर आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका डिसोसिएशन जल्दी से होगा KHSO4 का, और जिस वजह से क्या होगा? लेसर आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड लेसर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो जिस वजह से अगर H2SO4 जल्दी जल्दी क्या नहीं होगा? ब्रेक नहीं होगा, तो कम आयनाइजेशन होगा नाइट्रिक एसिड का भी, और नाइट्रोनियम आयन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोनियम आयन ही वहां पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। किसमें? ड्यूरिंग द अटैक ऑफ दिस या ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। Hence the rate of nitration will be slower. Hence the rate of nitration will be slower. चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? एकदम इजी से क्वेश्चन है, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बफर सॉल्यूशन। अब बफर से आगे मैंने बताया था ना, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बफर हो, हाइड्रोलिसिस हो, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हो, पीएच को हो, पीएओएच हो, केडब्ल्यू हो, पीकेडब्ल्यू हो, केबी हो, पीकेबी हो, पीके हो, के हो, कुछ भी हो, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी बिकॉज, भाई बफर सॉल्यूशन में क्या है? बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं? विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच। जब चेंज इन पीएच को हम रजिस्टर करते हैं, दे हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी बिकॉज व्हाट? मैं रिपीट करता हूं, बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड कांस्टेंट एल्कलिनिटी बिकॉज, ऑप्शन देख लेते हैं जरा, दे गिव अनआयनाइज्ड एसिड्स और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। एक ऑप्शन क्या लेता हूं मैं एग्जांपल, मान लीजिए CH3COOH कोई बफर लेते हैं, ये वीक एसिड है। अब एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए CH3CO नेगी Na, ये ब्रेक होगा CH3CO नेगेटिव प्लस क्या देगा? H पॉजिटिव, और ये ब्रेक होगा CH3CO नेगेटिव प्लस क्या देगा? Na पॉजिटिव। बफर सॉल्यूशन have constant acidity and alkalinity because these give unionized acid or base on reaction with added acid or alkali। अगर मैं यहाँ पर बफर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि थोड़ा सा पीएच, जो थोड़ा सा एसिड और बेस हम ऐड करते हैं, उससे पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। अगर हम मान लीजिए HCl यहाँ पर ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। ये H पॉजिटिव इमीडिएटली CH3CO नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके CH3COH दे देते हैं, मतलब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होने दिया बफर सॉल्यूशन, और ना ही OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा। अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि पीएच में तो कोई चेंज आया नहीं। इमीडिएटली अगर आपने कोई बेस भी ऐड कर दिया तो वो के पॉजिटिव OH नेगेटिव हो जाएगा। इमीडिएटली ये क्या करेंगे, OH नेगेटिव इस CH3CO नेगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, CH3 OH नेगेटिव किसके साथ कंबाइन हो गए, इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, H2, क्या बना देंगे, H2। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे और पीएच में चेंज नहीं होने देंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या कहता है, कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अनआयनाइज्ड एसिड एंड बेस। मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अनआयनाइज्ड एसिड और बेस होने की वजह से जो बफर सॉल्यूशन है वो अपनी एसिडिटी और अल्कलिनिटी मतलब बेसिक नेचर को चेंज नहीं करता है, मतलब पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है। हमने एक एग्जांपल लिया था एक एसिडिक बफर का, जिसमें एक एसिटिक एसिड लिया वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। CH3COOH एक वीक एसिड है जो दे रहा है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव। CH3CONA सोडियम एसिटेट दे रहा है आपको, क्या सॉल्ट क्या दे रहा है, सोडियम एसिटेट CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट जो बात कह रहा है वो एक क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने से पहले ये कह रहा है कि when few drops of HCl are added to this buffer, the H positive of HCl immediately combine with CH3CO negative। जैसे वो कंबाइन हुआ उन्होंने बना दिया अनआयनाइज्ड CH3COOH to form undissociated or unionized acetic acid molecule। Thus there will be no H positive ions। अब कोई H positive ions नहीं है to combine with CH3CO negative ions to form undissociated acetic acid and molecules। Thus there will be no appreciable change in its pH value। कोई pH वैल्यू में चेंज नहीं होगा क्योंकि जैसे H पॉजिटिव आयंस आए वो इमीडिएटली कंबाइन हो गए CH3CO नेगेटिव के साथ और वो बन गए CH3COOH। तो अब कोई H पॉजिटिव आयन ही नहीं है जो pH वैल्यू को चेंज करे। लाइकवाइज अगर हम कुछ ड्रॉप्स NaOH की ऐड करते हैं या KOH की ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव आयंस विल कंबाइन विद H पॉजिटिव आयंस टू फॉर्म अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल। तो हो क्या रहा है, जो भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो आयन से स्ट्राइक करके आयंस के साथ कंबाइन होकर अनआयनाइज्ड फॉर्म दे रहा है। इसका मतलब H पॉजिटिव और पीएच OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब पीएच और पीओएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा और पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। ये होता है हमारा बफर सॉल्यूशन। ये क्या होता है हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर होते हैं एसिडिक बफर, बेसिक बफर, लाइक दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक बफर सॉल्यूशन है जो कंटेन कर रहा है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव। रिपीट करता हूं, इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव एंड HB, द Kb फॉर बी नेगेटिव इज 10 raised to the power -10 द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अब pH और Kb के रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन है बफर, सॉल्यूशन कैसा है बफर, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव एंड H नेगेटिव, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव और HB की अगर इक्वल है मतलब ये अनायन हो गया और ये एक तरह से आपका HB क्या है एसिड। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्वल, HB अगर आप क्या कहते हैं बेस, Kb फॉर बी नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस, HB ने H पॉजिटिव बी नेगेटिव बनाया है, ये अगर एसिड है तो ये क्या बन गया कॉन्जुगेट बेस। तो पीएच बताना है बफर सॉल्यूशन का, एकदम सिंपल है। देखो इसमें एक इक्वेशन लगेगी, Kb आपको दे रखा 10 की पावर -10, ये देखो Kb आपको गिवन है 10 की पावर -10। हमें एक बात बताएं कि Kb इंटू के इजकल टू होता है 10 raised to the power -14 जो कि होता है Kw। अगर Kb आपका कितना दे रखा है 10 की पावर -10 तो इंटू Ka कितना हो जाएगा 10 की पावर -14, तो Ka हो जाएगा 10 की पावर -14, ये नीचे आएगा, नीचे जाने के बाद ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 10, तो K हो जाएगा 10 की पावर -4। अगर हमें K पता लग गया तो हम Pk निकाल सकते हैं। Pk क्या होता है माइनस लॉग ऑफ K। मैंने आपके लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -4। तो आपको पता ही है पावर आगे आ जाती है तो आंसर क्या आ गया -4, यहां तक तो आ गया -4। उसके बाद उसने कहा है फॉर द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव एंड HB, देखो pH इजकल टू Pk प्लस लॉग, इक्वेशन क्या है pH इजकल टू Pk प्लस लॉग सॉल्ट
अपॉन एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो अगर आप pKa प्लस लॉग, सॉल्ट क्या है आपका, सॉल्ट ना आप यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस, क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो H बी नेगेटिव अपॉन एच बी। कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्जुगेट बेस की बी नेगेटिव, जो कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी हो, अगर यहां पर लिख दूं मैं बी नेगेटिव और नीचे लिख दूं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच बी, तो दोनों क्योंकि बी नेगेटिव और एच बी अगर सेम है, एकदम इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, पी के ए प्लस लॉग 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, क्लियरली पता है, 0। तो पी एच किसके इक्वल होगा, पी के, जो कि कितना आया 4, मतलब आंसर क्या आ गया इसका 4, मतलब आंसर क्या आ गया 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा 4, ऑप्शन डी। रीजन आपको मैंने बता दिया, बिकॉज पी एच इजकल टू पी के ए, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी एच इजकल टू पी के ही बच रहा है, तो पी के जो हमने कैलकुलेट किया है वो आया हमारा 4। क्लियर, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए बफर, बफर बताना है। देखो बफर कैसे बनेगा, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है। ये आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है। HNO2 भी आपका क्या है, एसिड, और NaNO2 भी बना हुआ किससे, ये आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, और ये किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपको बफर बनाना है तो इस सॉल्ट के साथ एक चीज वीक की होनी चाहिए, तभी ये डिसोशिएट और आयनाइज होके आपको पार्शली कुछ आयंस देगा। तो आप आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन होगा डी। डी क्या कह रहा है, HNO2 इज ए वीक एसिड। HNO2 कैसा एसिड है, सॉरी फॉर दैट, ओके दिस इज नॉट HNO3, ये आपका HNO2 नाइट्रस एसिड। ओके, आई थॉट इट वाज HNO3, तो दिस इज नाइट्रस एसिड। व्हाट इज दिस, नाइट्रस एसिड, जो कि आपका एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो यहां पर एक वीक एसिड होगा और उसके बाद यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो ये एक आपका क्या बना देगा, एसिडिक बफर। कैसा बफर बना देगा, एसिडिक बफर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, आंसर will be option D. It means HNO2 which is a nitrous acid, which is nothing that is nitrous acid, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में, होनो, जिसको हम क्या बोलते हैं, होनो, which is nitrous acid, that is a weak acid, and NaNO2 that is sodium nitrite, sodium nitrite, sodium nitrite is a salt। किसका सॉल्ट है, सोडियम नाइट्राइट इज ए सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विच इज HNO2 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH विच इज नथिंग दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो सोडियम नाइट्राइट विच इज NaNO2 एंड NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बफर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, HNO2 जो कि एक वीक एसिड है और उसका ही सॉल्ट होना चाहिए उसी एसिड का, तो वीक एसिड का सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बफर। और ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17? एवरीवन इज रेडी? You can reply in the chat box what will be the answer for the question number 17. I hope question number 16 is clear to everyone. So this is the question number 17 everyone. This is very simple and very easy. Question is saying that the solubility product. So KSP is an important topic, right? KSP is an important topic. Again and again we can check, we can see the questions, right? Based on this particular topic. तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। CuS का KSP आपको गिवन है 10⁻31। Ag2S सिल्वर सल्फाइड
10⁻⁴. HGS मर्क्यूरी सल्फाइड, इसका KSP आपको गिवन है 10⁻54. ठीक है, आपको KSP की वैल्यू दे रखी है. अब आपको क्या करना है, द सॉल्युबिलिटीज ऑफ दीज सल्फाइड्स आर इन द ऑर्डर. सॉल्युबिलिटीज किसकी ज्यादा है किसकी कम है. देखो KSP जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, इनवर्सली. उस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. बताइए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है. ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, ये आपके ऑप्शंस हैं. व्हाट विल बी द आंसर. सॉल्युबिलिटीज आपको एज डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखनी है. राइट डाउन द सॉल्युबिलिटीज in decreasing order. Tell me everyone. I hope you are doing this question in your notebook. So what will be the answer of this question number 17? आपको 3 कंपाउंड चाहिए हुए हैं, CuS कॉपर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड एंड मर्क्यूरी सल्फाइड, जिनकी आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP की वैल्यू दी हुई है. यू हैव टू टेल मी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सल्फाइड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. फोर बाइनरी सॉल्ट्स जैसा कि हम सॉल्व करते, देखो ये सारे बाइनरी सॉल्ट्स हैं AB टाइप के. देखो मैं आपको बता देता हूं, जब AB टाइप के सॉल्ट डिसोशिएट होंगे तो कैसे होंगे, A पॉजिटिव और B नेगेटिव. मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S तो इसकी भी S, इसकी भी S. KSP जब आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी S उसकी पावर 1 मल्टीप्लाई विद S उसकी पावर 1, तो क्या आ गया S के. तो S क्या आ गया आपका, सॉल्युबिलिटी बतानी है अंडर रूट KSP. क्या आ गया, अंडर रूट KSP. अब KSP क्या है, बाइनरी सॉल्ट्स लाइक CuS HGS सॉल्युबिलिटी विल बी S इक्वल टू अंडर रूट KSP. तो SCUS मतलब कॉपर सल्फाइड अंडर रूट 10⁻31 मतलब वैल्यू आ जाएगी 3.16 इंटू 10⁻16. तो जो सॉल्युबिलिटी है कॉपर सल्फाइड की वो आएगी आपकी 3.16 इंटू 10⁻16. उसी तरीके से जब आप सॉल्युबिलिटी निकालेंगे HGS की जिसकी वैल्यू दे रखी है -54, तो वो आ जाएगी आपकी -27. कितनी आ जाएगी, -27. और उसी तरीके से जब आप सॉल्युबिलिटी निकालेंगे सिल्वर सल्फाइड की, जो कि किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, जो कि बाइनरी सॉल्ट नहीं है, वो A2B टाइप का है. किस टाइप का, A2B टाइप का. तो उसको हम दिखाएंगे कैसे, 2Ag पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव. 2S इसकी हो गई, इसकी S हो गई. KSP क्या होगा, 4S क्यूब, 2S का स्क्वायर. तो 2 2 जो 4S स्क्वायर आ जाएगा और S यहाँ से आ जाएगा 4S क्यूब. तो सॉल्युबिलिटी निकालेंगे Ag2S की, तो वो आ जाएगा अंडर रूट KSP बाय 4 की पावर 3, नॉट 3, अंडर रूट KSP अंडर रूट जो यहाँ पे क्यूब रूट आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4. अब इसको क्या आ जाएगा, KSP दे रखा है इसका कितना 10⁻⁴. 10⁻⁴ को डिवाइड किससे करना है, 3 से. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.54 इंटू 10⁻⁻15 और 16. सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 10⁻⁻16, जिसको मल्टीप्लाई किया गया फैक्टर से 13.54. अब सारी वैल्यूज लिखते हैं. Ag2S की जो वैल्यू आई है वो आई है 13.54 इंटू 10⁻16. CuS की जो वैल्यू आई थी वो आई है 3.16 इंटू 10⁻16, 3.16. और इसकी है आपकी 10⁻⁻27. ठीक है, इसकी क्या है आपकी 10⁻⁻27. इसकी है आपकी 3.16 इंटू 10⁻16 और इसकी है 13.54 इंटू 10⁻16. ये दोनों -16 है, बट ये देखो आपको इसकी 4 टाइम्स और लगभग 4 टाइम्स से भी ज्यादा है. ठीक है, और ये 10⁻⁻27 है, तो ये तो बहुत कम है. तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आपकी है सिल्वर सल्फाइड की, उसके बाद कॉपर सल्फाइड की, फिर मर्क्यूरी सल्फाइड की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग. राइट, तो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट है. ओके, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली क्या करना है, सॉल्व करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. What is this question number 18 saying that? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड. अब देखो एक बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज बाय स्मॉल एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस. ब्लड का भी अपना एक पीएच होता है. अब होता क्या है, आप सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें खाते हैं, बहुत सारा इंटेक करते हैं फूड को, आप एसिडिक सब्सटेंस भी ले रहे हैं और बेसिक सब्सटेंस भी इंटेक कर रहे हैं.
बट अगर एसिडिक से आपका ब्लड का पीएच एसिडिक और बेसिक से अगर आपका ब्लड का पीएच बेसिक हो जाता तो प्रॉपरली बॉडी फंक्शनिंग ही नहीं कर पाती। इसका मतलब ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन। ब्लड क्या है? एक बफर है, क्योंकि pH value of blood does not appreciably change by small addition of an acid or a base because the blood is a buffer. Because the blood is a buffer. Is a body fluid, ये तो है ही। Can be easily coagulated. Contains iron as a part of the molecule, नहीं। Contains serum protein which act as a buffer. तो इसके अंदर क्या है? सीरम प्रोटीन होता है जो बफर की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। एकदम सिंपल सी बात ये है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी होगा, क्योंकि बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है सीरम में। कैसे प्रेजेंट होता है? H2CO3 जो कि होता है कार्बोनिक एसिड, प्लस इसी का सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस का NaHCO3 और इसी एसिड वीक एसिड का। तो ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, और ये कार्बोनिक एसिड आपका वीक एसिड है, ठीक है। और ये क्या है? आपका सॉल्ट। तो मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को कि H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, जो कि एक वीक एसिड है, उसके साथ हमारा जो सॉल्ट बनेगा जो NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी होता है, जो आप यूज करते हैं हाउस होल्ड पर्पसेज में, इंडस्ट्रियल पर्पसेज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लोअर ग्रेड्स में आप इन्हें पढ़ते हैं इन चीजों को। तो NaCO3 बेकिंग सोडा है जो कि एक माइल्ड बेस की तरह भी काम करता है। अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप थोड़ा बेकिंग सोडा ले सकते हैं, तो ये माइल्ड बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो NaCO3 इस किसका सॉल्ट है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तभी तो ये माइल्ड बेस है, मतलब तभी तो NaCO3 बेसिक है नेचर में। तो बफर सिस्टम प्रेजेंट इन सीरम, वो कौन सा प्रेजेंट होता है? H2CO3 प्लस NaCO3, एंड वी नो दैट एज ए बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन pH। pH को चेंज होने से क्या करता है? रोकता है। Therefore, pH value of blood does not change by small addition of an acid or a base. सीधी सी बात है, बफर अगर कोई आ गया तो उसका मतलब यही हुआ कि बफर सॉल्यूशंस जल्दी से pH वैल्यू को चेंज नहीं करते, राइट, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH को। Therefore, जो वैल्यू है pH वैल्यू ऑफ ब्लड की, वो चेंज नहीं होती बाय स्मॉल एडिशन ऑफ एन एसिड और ए बेस। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम से क्या होगा? क्लियर होगा। वेरी गुड आंसर, ऑप्शन डी, परफेक्ट। The second last question of this today's class, that is question number 19. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is most soluble? अब most soluble बताना है आपको। KSP दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको solubility देखनी है। अब देखो KSP, KSP, KSP और KSP। अगर मैं Bi2S3 की बात करूं तो Bi2S3 कैसे ब्रेक होगा? Bi2 पॉजिटिव एंड 3S2 नेगेटिव। अगर मैं solubility लिखूं तो इसकी S और इसकी 3S। अगर मैं इसका KSP लिखूं तो इसका S और इसका 3S का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27S क्यूब, मतलब 27S4 की वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी? 1 इंटू 10⁻⁻17। मतलब S की वैल्यू क्या आएगी? 1/27 इंटू 10⁻⁻17। 1/27 इंटू 10⁻⁻17, इसकी पावर ये, इसका रूट में 4। अब S आपको कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से आप MNS करेंगे। MNS का KSP आपको दे रखा है 7 इंटू 10⁻⁻16। MN क्या होता है? 2 पॉजिटिव, और S क्या होता है? 2 नेगेटिव। बाइनरी सॉल्ट है S स्क्वायर, वैल्यू है 7 इंटू 10⁻16। तो S की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? एकदम सिंपल, S की वैल्यू आ चुकी है √7 इंटू 10⁻16। उसी तरीके से आप थर्ड वाला देख सकते हैं। थर्ड वाला क्या दे रखा है? KSP दे रखा है 8 इंटू 10⁻37, और कौन है? CUS, ठीक है। 8 इंटू 10⁻37 की वैल्यू किसकी है? KSP की। और CUS को हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? Cu2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। Cu2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। तो Cu2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव के जब हम ये सॉल्युबिलिटी, ये S और ये भी S, KSP लिखेंगे तो ये हो जाएगा S इंटू S, S स्क्वायर
एस इंटू एस, एस स्क्वायर। तो के एस पी क्या आ गया, अंडर रूट के एस पी बाय एस क्या हो गया, अंडर रूट के एस पी, नॉट टू एस क्या हो गया, अंडर रूट के एस पी। और के एस पी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 8 इंटू 10⁻37, 8 इंटू 10⁻−37। उसी तरीके से आप AG2S का करेंगे। तो चलिए आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है, जब आपने ऑप्शन ए को लिखा Bi2S3 जिसका KSP जब आपने लिखा तो 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब, 2s का स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था Bi2S3 का। तो यहाँ पर क्या है, Bi2 पॉजिटिव, तो Bi2 है ना, तो 2Bi2 पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, 2Bi2 पॉजिटिव। अगर आप इसको लिखें तो 2Bi3 पॉजिटिव आएगा, 2Bi3 पॉजिटिव। तभी तो ये 6 पॉजिटिव हो और ये 6 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, एस स्क्वायर। देखिए जब भी ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, 2Bi3 पॉजिटिव, क्योंकि Bi अगर 3 पॉजिटिव होगा और S अगर 2 नेगेटिव होगा तभी तो यहाँ 3 यहाँ 2 आएगा, और ये क्या होगा, Bi2S3, Bi2S3। तो 2s का क्या आ जाएगा, 2Bi3 पॉजिटिव से 2s का स्क्वायर, और 3s2 नेगेटिव से क्या आएगा, 3s का होल क्यूब। ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 s क्यूब। ये आ जाएगा 108 s5। s की वैल्यू आ जाएगी ये रूट में 5, और यहाँ पे KSP अपॉन 108 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा यहाँ से सॉल्युबिलिटी का। उसी तरीके से 19 का B हम देखेंगे MNS के लिए। KSP क्या रहेगा, s स्क्वायर, जिसमें KSP क्या है 7 इंटू 10⁻16 अंडर रूट KSP। फिर CUS के देखेंगे, s रहेगा अंडर रूट KSP मतलब 8 इंटू 10⁻37। और फिर लास्ट वाले AG2S के लिए देखेंगे KSP क्या रहेगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा कैसे, 2AG पॉजिटिव और S2 नेगेटिव, तो इसका क्या रहेगा S, और S मतलब S का स्क्वायर, इसका क्या रहेगा। अगर मैं बात करूं, जब हमने Bi का लिखा तो आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली, जब मैंने Bi2S3 को लिखा था तो इस तरीके से ब्रेक होगा, Bi2S3 3 2 Bi3 पॉजिटिव प्लस 3s2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी s, और इसकी लिखी जाएगी 2s नॉट s, और इसकी लिखी जाएगी 3s। तो 2s का करना है स्क्वायर और 3s का करना है क्यूब। ये छोटी छोटी चीजें हैं इस सॉल्युबिलिटी के टाइम पे जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है अपने माइंड में। चलिए हम Bi का कर रहे थे, तो AG2S का क्या था, KSP लिखा, ये कैसे ब्रेक हो रहा है, 2AG पॉजिटिव और S2 नेगेटिव, तो ये हो गया 2 पॉजिटिव, तो 2s का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2s, और 2s का क्या किया हमने, स्क्वायर इनटू में s, इसका क्या माना s की पावर 1, 2 2 जा 4, 4s स्क्वायर इंटू s 4s क्यूब। s निकाला तो यहाँ क्यूब रूट आ गया KSP बाय 4। तो Bi2S3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। Bi2S3 हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। The solubility of Bi2S3 will be in the order of fifth root of 10⁻⁻17। मतलब अगर आप 10⁻⁻17 का फिफ्थ रूट निकालें, मतलब 1/5 से इसको क्या करेंगे, लगभग अगर 15 मान के चलो तो 3 आ जाएगा, जो कि सबसे कम होगा। बाकी सबका जो रूट है वो 3 है, 2 है, 1 है, बट इसका क्या है, फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब है कि इसकी जो पावर की वैल्यू वो सबसे कम आएगी, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, इसका मतलब Bi2S3 की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी MNS, CUS या AG2S की कंपैरिजन में। Thus it is the most soluble. So what is the correct answer? 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, Bi2S3 मतलब बिस्मथ का सल्फाइड। बिस्मथ का क्या है, सल्फाइड। आपको पता है बिस्मथ किस फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 से बिलोंग करता है कौन, बिस्मथ। क्लियर, तो ये हो गया बिस्मथ का। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है जिसका हाईएस्ट पीएच होना चाहिए। NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, NaSCO3 को वाटर में डिसॉल्व किया, Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व किया और NH4Cl को वाटर में डिसॉल्व किया। NaCl क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट है,
तो कंप्लीटली डिसोशिएट होके क्या देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये NaOH बन जाएगा, ये HCl बन जाएगा। क्लियर। NaHCO3 आपका जो सॉल्ट है वो बना हुआ है किससे, NaCl मतलब NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से। ये जो सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ये जो बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। ये जो सॉल्ट बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 से बना हुआ है। ये जो सॉल्ट बना हुआ है Na2CO3, ये भी आपका किससे बना हुआ है, NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड से। NH4Cl जो आपको बना हुआ है NH4OH मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो उसने कहा द कंपाउंड हुज एक्व सॉल्यूशन इज हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच किसका होगा, जिसमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, क्या होगी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा या कम, जिसमें H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो सबसे कम रहेगी, क्योंकि पीएच जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव होता है। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पीएच वैल्यू उतनी कम, जितनी कम H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी पीएच वैल्यू ज्यादा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड जो यहाँ पे है वो वो HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ पर है वो NaOH है। हेंस इट्स एक्वा सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसका एक्वा सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा। और अगर हम 0 से 14 वाले स्केल की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो डेफिनेटली न्यूट्रल वालों के पीएच वैल्यू रहती है 7। क्या रहती है, 7। NaSCO3 डेफिनेटली एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, सॉरी कैसा सॉल्ट है, NaSCO3 एक कैसा सॉल्ट है, NaHCO3 एक बेसिक सॉल्ट है जो बना हुआ है किससे, एक स्ट्रॉन्ग बेस से और एक वीक एसिड से। किससे बना हुआ है, यहाँ पे आएगा बेसिक सॉल्ट जो बना हुआ है किससे, एक स्ट्रॉन्ग बेस से जो कि हमारा है NaOH और साथ में वीक एसिड मिला है इसके साथ H2CO3। H2CO3 क्या है, वीक एसिड। तो इस सॉल्ट का नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर। कैसा नेचर हुआ, बेसिक। बेसिक नेचर होने की वजह से इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7 इस पर्टिकुलर स्केल में। ठीक है, पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। Na2CO3 भी एक सॉल्ट है किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सो उसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन भी होगा स्ट्रॉन्गली बेसिक। स्ट्रॉन्गली बेसिक मतलब पीएच होगा ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो Na2CO3 और NaSCO3 दोनों ही आपके क्या है, बेसिक सॉल्ट है। NH4Cl एक सॉल्ट है वीक बेस। वीक बेस कैसा होता है, वीक बेस होता है NH4OH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि क्या है HCl। सो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, जिसका मतलब पीएच क्या हो गया, लेस देन 7। अब उसने पूछा है कि पीएच सबसे हाईएस्ट किसका होगा, तो पीएच सबसे हाईएस्ट आपका किसका मैच कर रहा है, Na2CO3 का। पीएच सबसे हाईएस्ट किसका मैच कर रहा है, Na2CO3 का। उसका जो क्या होगा, नेचर होगा वो स्ट्रॉन्गली बेसिक वाला नेचर है। कैसा नेचर है, स्ट्रॉन्गली बेसिक। क्योंकि NaHCO3 आपका किससे बना हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, NaOH एंड H2CO3। H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो बन गया आपका NaHCO3। तो यहां पर ये वाली लाइन आपको थोड़ी सी मिसप्रिंट होने की वजह से आपको ध्यान रखनी है। NaCO3 इज ए बेसिक सॉल्ट जिसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, लाइक Na2CO3। बट Na2CO3 एक सॉल्ट है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसका एक्वा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा NaHCO3 से ज्यादा। तो इसलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आई होप आपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझा होगा और आयनिक इक्विलिब्रियम के जो मैंने समरी पॉइंट्स दिए थे और जो फॉर्मुलेज मैंने बताए थे उनको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट PYQs के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।